गुड इवनिंग जी। चलो बेटा, अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं कैपेसिटर के अंदर। देखो यार, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, ये आपके पास एक कंडक्टर है, दो प्लेट्स हैं इसकी, यहाँ पर है बेटा पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इनके सिग्मा बीच में अपॉन इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन फील्ड क्या नॉट। होगी? यस, हमने पढ़ा था बेटा, इसके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये होती है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और कैपेसिटेंस कितना होगा? कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पढ़ा था ना? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच की। कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब समझना जी ध्यान से, ये कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोगों को पता है, यहां से यहां है ना? पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब करना क्या चाहते हैं कि इस कैपेसिटर को ऐसे की जगह ऐसे रख दिया, इसका व्यू चेंज कर दिया, इसको लेटा दिया, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं, और ऐसे इसके बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब लगा दी। इसके बीच में हमने यार एक कंडक्टिंग स्लैब लगा दी, और आप लोगों को पता है शायद कि जो कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है यार? सर जीरो किसी होती भी है। जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। यस एग्जैक्टली, कंडक्टर के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ध्यान से समझना आप। मान लेते हैं इसकी थिकनेस स्मॉल टी है, अच्छा डिस्टेंस डी है, और आपकी जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कि जो ई नॉट है दैट इज योर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझते जाना आराम से, ई नोट जो है दैट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, यानी कि जो यहाँ पे लग रही थी, पर यहाँ बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिवली काम कर रही है वो कितने डिस्टेंस तक कर रही है? डी माइनस टी। यस, है ना? और ये सबको समझ में आना चाहिए यार, जिसको नहीं आए वो प्लीज पूछ लो बेटा, चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इफेक्टिवली काम कर रही है यहाँ पर, वो कितने डिस्टेंस से कर रही है? देखो, ओनली डी माइनस टी, ये बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि डी टोटल डिस्टेंस है ना, दो प्लेट्स के बीच की, और टी जो है वो कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क कर रही है वो सिर्फ इतनी डिस्टेंस पे कर रही है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। तो हम लोग कहते हैं, इसलिए आपके पास ई नोट जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमने ये पढ़ा था कि V जो होता है वो होता है E इंटू डी, अगर याद हो तो V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, V हो जाएगा E नॉट डी माइनस टी। कोई भी स्टेप पे किसी को भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज साथ साथ पूछ सकते हो बेटा। समझ में आई ये स्टेप कैसे लिखा? V इज इक्वल्स टू E नॉट डी माइनस टी। क्लियर है सर। हाँ, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं तो हाँ या ना, है ना बेटा, पता नहीं चलेगा। अब देखो, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दो प्लेट्स के बीच में क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। नाउ दिस इज एप्सिलॉन जीरो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपको पता है दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ V इज इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा इज द व्हाट? सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा क्या है? सरफेस याद है कुछ? डेंसिटी। सरफेस चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, दिस इज चार्ज अपॉन एरिया। लिख सकते हो ना बेटा, इसे लिख सकता हूँ चार्ज अपॉन एरिया। तो ये आपके पास ऐसे हो गया, देखो Q बाई V बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T। नाउ व्हाट इज Q बाई V? कैपेसिटेंस। टी। और तो सबको समझ आना चाहिए। तो C की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T, है ना?
सी की वैल्यू आ गई बेटा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। तो इसका मतलब अब ध्यान से देखो, पहले जो कैपेसिटेंस था, जो पहले कैपेसिटेंस था दैट वाज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब जो जब आपने कंडक्टिंग स्लैब लगा दी, जब आपने बेटा कंडक्टिंग स्लैब लगा दी, तो जो कैपेसिटेंस हो गया वो हो गया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ये डेरिवेशन है पूरी जो मैंने आपको करके दी। अब क्वेश्चन बड़ा आसान सा है कि जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा कब है, जब आपने कंडक्टिंग स्लैब लगा दी या जब नहीं लगाई थी? ज्यादा कैपेसिटेंस कब है? सर जब जब कंडक्टिंग स्लैब कंडक्टिंग लगा स्लैब दी। लगा दी। और कोई? अच्छा लगता है बाकी जो है वो पता नहीं चल रहा, सुन भी रहे हैं नहीं बेटा, कुछ समझ भी आ रहा है नहीं, है ना? आंसर तो समझ आने चाहिए यार, और आंसर आए ना आए लगता जो भी समझ आ रहा है वो बोलोगे तभी तो पता चलेगा ना, है ना? देखो आपके पास क्या है, यस कंडक्टिंग स्लैब लगाने से बेटा ये समझ आना चाहिए, क्योंकि वहां पर डिनोमिनेटर में डी माइनस टी है, यानी कि डी की वैल्यू कम हो रही है। जब डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई ऑन अप्लाइंग कंडक्टिंग स्लैब, है ना? कंडक्टिंग स्लैब लगाने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। ओके, तो ये जो है बेटा ये आप लोगों का ये बात समझ आनी चाहिए यहाँ तक। ओके, इज दिस ओके, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके फाइन। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। तो इसके बाद देखो एक चीज और समझना, आराम आराम से समझना है टॉपिक्स को ध्यान से, 3 4 5 टॉपिक हैं, दो बहुत आराम से ध्यान समझने की कोशिश करना है ताकि लॉजिकली चीजें क्लियर हो बेटा। फिर से आपके सर पास यहाँ पर, जी जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो। सर जो बैटरी वर्क डन करेगी कैपेसिटर को चार्ज करने के हम्म लिए, और जो हम्म। एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगी वो सेम होगी? दोबारा बोलो एक बार। सर जो मान लीजिए सर हम हम्म कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं किसी बैटरी से। ठीक है, हाँ समझ गया, ठीक है बिल्कुल सेम होगी भाई। जो वर्क डन होगा वही तो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा ना। जो वर्क डन होगा जो बैटरी कर रही है वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा यार। तो हम लोग अगर याद हो आपको और अपनी कॉपी में निकाल के देखोगे, तो जब मैंने एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर निकाला था हाफ सी वी स्क्वायर, और आपके पास जो अलग अलग फॉर्म रहते हाफ क्यू वी क्यू स्क्वायर बाय 2c, वो यही मान के ड्राइव किया था मैंने कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंडक्टर को ले जाने में हमने पहले स्मॉल चार्ज निकाला था, उससे वर्क डन निकाला था इंटीग्रेट करके। तो वो वही जो चीज है भाई कि कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली द एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर। ठीक है ओके सर। फाइन। चलिए अब मुझे एक चीज बताओ, आराम से समझ के बताना। फिर से ये दो प्लेट्स आ गई वही वाली। ई नोड जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई नॉट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। हमने क्या किया बेटा, एक ऐसे चार्ज रख दिया यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल रख दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, है ना? ऐसे अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ जाएगा? सर नेगेटिव साइड की तरफ। और नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और ये कुछ ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, है ना? राइट, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जाएंगे और ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, नेगेटिव इधर जाएगा पॉजिटिव इधर जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, पता है किसी को? पोलराइजेशन। यस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। चार्ज पोलराइज्ड हो गए, अलग अलग हो गए बेटा, दैट इज कॉल्ड पोलराइज हो गए ये। और पोलराइज किसकी वजह से हुए? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो चार्ज पोलराइज नहीं होते, समझो ध्यान से। दूसरी जो समझने वाली बात है, दूसरी जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर ये चार्ज अलग अलग हो तो गए इंडक्शन से, एक तरह से इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, लेकिन एक्चुअल चार्ज का बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं है। Therefore, this is called dielectric polarization. Dielectric हम लोग कहते हैं वो मटेरियल है जिनके अंदर चार्जेस हैं लेकिन इंसुलेटिंग इफेक्ट शो करते हैं, चार्जेस को फ्लो नहीं कराते बेटा, उनको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। सो दिस इज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन।
दूसरी बात ये है कि क्या इस मॉलिक्यूल की, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, क्या इसकी अपनी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई यार? ऐसा कुछ हो यस गया क्या सर। कि उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई? आंसर इज यस। ऐसे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आ गया। दिस इज कॉल्ड ईपी। ईपी इज कॉल्ड पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। ईपी को हम लोग बोलते हैं पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है यहाँ पर। दूसरी आप बात समझो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ये है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अपोजेस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखो, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है। दिख रहा है क्या? समझ आ रही है इतनी बात? देखो ध्यान से। हाँ जी सर। यस सर। और चीज देखो, जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस किससे हो रही है? जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वो प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रही है? सर ये जब चार्ज सेपरेट हुए। अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड। वजह से। हाँ, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वही तो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो मेरी बात को। क्योंकि जितनी ज्यादा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही ज्यादा पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दूसरी बात, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज किससे कर रहा है? जिससे प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। और हम लोग बोलते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई, दिस इज ई नॉट माइनस ईपी। ई नॉट माइनस ईपी, ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचे? ई नॉट माइनस ईपी, सीधी सी बात है। ठीक है, ये चीज समझ आनी चाहिए बेटा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब आपके पास एक कैपेसिटर है, फिर से वही है कि यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं जैसे होते हैं, ये नेगेटिव चार्जेस हैं बेटा। मान लेते हैं डिस्टेंस जो है वो डी है, ध्यान समझना। और आपने ना इसके अंदर एक स्लैब लगा दी, आपने इसके अंदर एक स्लैब लगा दी, और अब की बार जो स्लैब लगाई है वो है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है बेटा ये। इसकी जो थिकनेस है वो है टी। इसकी थिकनेस क्या है? स्मॉल टी। समझ गए क्या? डिस्टेंस थी डी, थिकनेस इसकी आ गई स्मॉल टी। अब इसमें भी तो चार्ज प्रोड्यूस होंगे, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में बेटा, ईपी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस डायरेक्शन में, ई नॉट। अगर मेरी बात समझ आ रही हो तो ध्यान से देखना प्लीज, आराम आराम से। अब इसमें ना दो रीजन बना लेते हैं हम लोग, दो रीजन बना लेते हैं। एक रीजन ये है यार, जहां पर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई है। दूसरा रीजन ये है जहां पर कोई भी स्लैब नहीं है। दो रीजन है, और हम लोग ये कहते हैं कि जो पोटेंशियल आएगा ना, वो टोटल पोटेंशियल दोनों रीजन के पोटेंशियल के सम की वजह से आएगा। जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा फर्स्ट रीजन की वजह से प्लस सेकंड रीजन की वजह से। इज दिस ओके? सर जी, सर ये डाइलेक्ट्रिक में जो चार्जेस है वो अलग तरीके से सेपरेट क्यों हैं? अलग तरह से का मतलब, डाइलेक्ट्रिक का मतलब है बेटा कि डाइलेक्ट्रिक ना कंडक्ट नहीं करता, दो अलग अलग मटेरियल है, अगर ये पूछना चाह रहे हो तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? सिर्फ चार्जेस को ना मूव नहीं करा सकता ज्यादा, सिर्फ चार्जेस को सेपरेट करके दिखा सकता है आपको। तो हम उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर पूरी तरह से क्या होता है? जो पूरी तरह से इंसुलेटर होगा वो ये भी नहीं करेगा, तो इसलिए हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से इंसुलेटर नहीं होते, इंसुलेटिंग इफेक्ट दिखाते हैं। इंसुलेटिंग इफेक्ट क्या दिखाते हैं कि वो कंडक्टर की तरह से चार्ज को सरफेस पे नहीं भेजेंगे, कहीं और भेज नहीं सकते, सिर्फ चार्जेस को अलग अलग करके शो कर सकते हैं। तो वो डाइलेक्ट्रिक का काम है यार, ओके सर। इसलिए यहाँ पर चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो दो रीजन बन गए। मुझे कोई भी बच्चा ध्यान से देख करके सोच करके ये बता सकता है फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल क्या होगा? सर ई नोट इंटू डी माइनस टी। फर्स्ट रीजन की जो थिकनेस है वो कितनी है?
फर्स्ट रीजन देखो मैंने किसे लिया यार पहले ना, फर्स्ट रीजन लिया यार जहां पर स्लैब है, और सेकंड रीजन लिया है जहां पर स्लैब नहीं है ना। ध्यान से देखो, फर्स्ट रीजन है बेटा जहां पर स्लैब है, और सेकंड रीजन है जहां पर स्लैब नहीं है। उल्टा देख रहे हो आप शायद, जिस बच्चे ने जवाब दिया। फर्स्ट रीजन ये वाला है देखो, और इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यार, एनीबॉडी प्लीज। ई नोट माइनस ईपी। फर्स्ट रीजन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट माइनस ईपी, और इसकी थिकनेस है टी। और जो सेकंड रीजन जहां पर पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट। ध्यान से देखो, डी माइनस और टी। इसकी जो थिकनेस है वो है डी माइनस टी। अब क्योंकि ई नॉट माइनस ईपी को तो मैं ई लिख रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूँ ईपी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। ई को हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग क्योंकि ई मीडियम के अंदर है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, मीडियम ही तो है, इसको लिख सकता हूँ ई नॉट बाय के। ई नॉट कॉमन ले लो, ये आ गया बेटा डी माइनस टी प्लस टी बाय के, है ना। ये आपका पोटेंशियल आ गया। देखो ध्यान से, पूरी डेरिवेशन कर रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि डेरिवेशन आ जाती है एग्जाम में दोनों। अब देखो प्लीज, v को लिख सकता हूँ, e की जगह हम लिख सकते हैं बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 t माइनस टी प्लस टी बाय के, और सिग्मा को लिख सकता हूँ q बाय a, नहीं, और q बाय v हो जाएगा एप्सिलॉन a d माइनस टी प्लस टी बाय के। और व्हाट इज q बाय v, कैपेसिटेंस। ऐसे, ये चीज समझ आनी चाहिए। देखो ध्यान से देख लो सब लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा तो प्लीज पूछ सकते हो किसी भी स्टेप में। नो सर। किसी के घर से ज्यादा आवाज आ रही है भैया, माधव। ओके चलिए, हाँ यार आज ऐसा लग रहा था कि जो तुम्हारे शिक्षा मंत्री जी हैं वो कुछ बताएंगे आकर के, है ना, डेट्स वेट्स के बारे में या कुछ डेट शीट के बारे में आपके बोर्ड की, लेकिन ऐसा लगा कि उनको खुद कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्हें खुद कुछ नहीं पता कि होना क्या है, करना क्या है। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है यार, जो कि क्लियर होने में नहीं आ रही, और जिससे यही इंडिकेशन मिल रहे हैं कि पेपर लेट ही जाएंगे। क्योंकि अगर पेपर टाइमली होने होते तो डेट शीट इनके पास रेडी होती, और ये एटलीस्ट ये बता देते कि जी इतनी डेट पे कराएंगे, ऐसे कराएंगे, कुछ तो आइडिया देते। लेकिन इन्होंने बस यही बोला कि हम लोग सफिशिएंट टाइम देंगे, है ना। अब सफिशिएंट टाइम तो बहुत सारा टाइम होता है यार। अरे वोटिंग देखो क्या होता है, जो भी वोटिंग कराते हो आप ना, वो कुछ भी नहीं होता। मजे की बात ये है, क्योंकि वोटिंग का रिजल्ट तो आप ही के पास है और जब वोटिंग का रिजल्ट जो है वो आपके पास है, तो फिर उसका कुछ होता नहीं, क्योंकि करना वही है जो खुद का प्लानिंग है। लेकिन जनता के सर पे ये थोप दो कि हाँ भाई जनता ने यही कहा था इसलिए हमने ऐसा किया, है ना। वोटिंग तो ये चीज होती है यार। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? यस सर। यस सर। बस 2 बच्चों के अलावा है कोई यहाँ पर? नाम तो बच्चे तो बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, जरा देख लूं। यस सर। ठीक है बेटा, हाँ मतलब चीजें तभी पता चलती है ना बेटा मुझे। चलो अब देखो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान से समझना, अब इसमें ना 2 कंसेप्ट्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछता है जे आपसे,
और वो क्या है, सबसे पहले आप ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं अगला कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं। ये फॉर्मूला है, अगर टी डी के बराबर हो गया, अगर टी डी के बराबर हो गया यानी कि थिकनेस जो है वो डी के बराबर हो गई, तो सी आ गया एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी की जगह डी है, डी प्लस टी बाय के। फाइन, सर डी बाय के से डी होगा। कैंसिल, के, हाँ सॉरी, यस, तो आपके पास ये आ गया बेटा। इसका मतलब है कि कैपेसिटी के टाइम्स हो जाती है अगर टी डी के बराबर हो जाए। और टी डी के बराबर होने का मतलब क्या है कि आपके पास पूरी की पूरी स्लैब के अंदर क्या लगा दिया आपने, ऐसे यहाँ पर पूरे पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी। अगर ऐसा होगा तो कैपेसिटी के टाइम्स हो जाती है। ठीक है यार, तो ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। छोटा सा कंसेप्ट है कि कैपेसिटी के टाइम्स क्यों हम लोग लिखते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा जो रीजन है उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी, तब आपका जो कैपेसिटी है वो के टाइम्स हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा वो के टाइम्स हो जाएगी, तब आपकी कैपेसिटी के टाइम्स हो जाती है। अब एक क्वेश्चन लिखो प्लीज, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सर एक मिनट, ए पैरेलल, बोलो जी। यस सर। लिखिए प्लीज, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी, a parallel plate capacitor is charged by a battery, full stop. After some time, the battery is disconnected. After some time the battery is disconnected. कुछ टाइम बाद बेटा आपने बैटरी को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब and a dielectric slab with its thickness equals to plate separation is inserted between the plates, full stop. How will first part, capacitance of the capacitor, second part, potential difference between the plates, and third part, energy stored in the capacitor, will be affected. ध्यान से पढ़ो यार क्वेश्चन।
जी आया आंसर कैसे कुछ? देखो बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, हालांकि मुझे पता नहीं कि क्या लग रहा है कि ये कर ही नहीं रहे आप लोग कोई भी कुछ भी। सर कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगी क्या? नहीं बेटा, अभी तो मैंने आपको बताया, देखो कैप इसमें क्या कह रहा है कि जो कैपेसिटेंस है ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई है आपने, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो थिकनेस है ना वो d के बराबर है, यही तो क्वेश्चन है, थिकनेस d के बराबर है यार। अगर थिकनेस d के बराबर है तो ये हो गया टी डी प्लस डी बाई के, ये आ गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि कैपेसिटेंस क्या हो गई, के टाइम्स हो गई। ये समझो, कैपेसिटेंस क्या हो गई, के टाइम्स हो गई। सर जी सर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा? नहीं जी, अब देखो इसमें ना दो बातें हैं, वही समझनी है, ध्यान से सुनना। इसमें ना एक लाइन दी हुई है आपको बेटा, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, है ना, एक लाइन दी हुई है, देखो बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, और एक होता है कंसेप्ट बैटरी इज कनेक्टेड। ये समझना, दो कंसेप्ट हैं, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। बैटरी कनेक्टेड रहे या बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है, ध्यान से सुनना, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो चार्ज सेम रहता है। क्या रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। अगर बैटरी बेटा कनेक्टेड रहती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। दोनों ही केस में कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, दोनों ही केस में कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। अब देखो ध्यान से, हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो था Q इज इक्वल्स टू CV, है ना। अब आपको क्वेश्चन जो अभी दिया है फिलहाल वो ये वाला क्वेश्चन है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें तो चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया। अब जरा निकाल के देखो कि V डैश पे क्या इफेक्ट आता है और U डैश पे क्या इफेक्ट आता है, समझ रहे हो। पोटेंशियल क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो जरा ध्यान से करके, कोशिश करके, चार्ज सेम है, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए। सर V अपॉन के हो जाना चाहिए। हम्म, और एनर्जी स्टोर निकालो, U इज द एनर्जी स्टोर। भैया यू बाय के हो जाएगा। राइट, कैसे बेटा, देखो क्योंकि V डैश जो है ना वो हो जाएगा Q डैश बाय C डैश में, Q इज इक्वल टू CV है, Q डैश Q हो जाएगा बेटा, C डैश क्या हो गया, KC। इसका मतलब है ये तो हो गया V डैश हो गया V बाय के, समझ आनी चाहिए बात, V बाय के। और इस केस में ना V डैश सेम रहता है तो Q डैश हो जाता है KQ। छोटी छोटी सी बातें हैं ये जो समझ में आनी चाहिए, रट्टे नहीं मारने। और इनके U डैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जरा निकाल के देखना, और सब लोग कोशिश करो यार, मुझे कम से कम 4-5 आंसर तो मिले, गलत सही कुछ भी मिले।
बताओ भाई बच्चों, कहाँ गए सारे? एक एक का यू नाम लेके डैश यू इनसे अपॉन पूछूं के क्या? हो जाएगा ना? ओके, और कोई? सर यू बाय के। हम्म, देखो ये चीजें समझ आनी चाहिए बेटा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्योंकि होगा क्या, देखो जैसे ये बताया ना मैंने आपको, अब देखो यू डैश जो हो गया वो हो गया हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर होता है ना, और कुछ भी लिख सकते हो, चलो ये लिख लो, ये हो गया के सी वी डैश है वी बाय के का होल स्क्वायर, तो हाफ के सी वी स्क्वायर बाय के स्क्वायर 1 बाय के हाफ सी वी स्क्वायर, तो यू डैश हो गया बेटा यू बाय के, ऐसे, ठीक है। और इस केस में निकाल के बता सकते हो क्या यू डैश क्या आएगा इस केस में, जब, क्योंकि सारे ही बता दिया मैंने आपको पूरे कंसेप्ट, जरूर थोड़ी हमेशा वही वाला पूछे, है ना। सर जब इसमें बैटरी के टाइम्स हो कनेक्टेड है, जाएगा, के के यू। टाइम्स। क्योंकि आपके पास हाफ सी वी स्क्वायर है, देखो है ना, तो सी डैश वी डैश स्क्वायर, तो सी डैश जो है वो के सी हो गया बेटा, तो के टाइम्स हो जाएगा। तो ये चीज समझ आनी चाहिए कि किस केस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और ये देख लो, लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। नेट कैपेसिटेंस of 3 identical capacitors in series is 1 microfarad, ठीक है, is 1 microfarad. What will be their net capacitance if they connected in parallel? और जिसका आंसर आ जाए एकदम से आंसर ना दे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले ताकि बाकी बच्चे भी कर पाए। जब मैं पूछूं तब आंसर बताना। क्वेश्चन नोट करो, कोशिश करो प्लीज सॉल्व करने की इसे। सर 3 माइक्रोवेव। सर 9 माइक्रोफेराड। सर 9 माइक्रोफेराड। ओके, बाकी लोग भी प्लीज 1 3 2 9 ऐसे आंसर आए। 9 माइक्रोफेराड। इसी क्वेश्चन के आंसर आए 4 5 तो इसका मतलब जब से यही हुआ है तुमसे। देखो चलो कोई बात नहीं, कुछ तो हुआ है ना बेटा। क्वेश्चन ये है 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर है, मान लेते हैं सी सी सी, है ना, और सीरीज में लगाया तो 1 आया। सीरीज में जब लगाओगे तो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 बाय 1, सो 3 बाय सी इज इक्वल्स टू 1, तो सी इज इक्वल्स टू 3। अब जब इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आपको पता है सी प्लस सी सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9। मुझे उम्मीद है जिसने बच्चे ने एक पहले 3 बोला था वो सी की वैल्यू बताई होगी।
है ना। टोटल जो आएगा वो क्या आएगा, 9 माइक्रोफेराड आएगा बेटा। देखो ध्यान से सब लोग, ये आना चाहिए जी। और ये हम लोगों का बेटा चैप्टर सेकंड जो है वो रिवीजन हो गई इसकी कंप्लीट, और इसका जो है वो मुझे टेस्ट दोगे आप लोग संडे को। और फिर भी मैं वो फिर से यही बात बोलता हूँ बेटा, कोशिश किया करो कि टेस्ट ऑफलाइन दो आप लोग मुझे। क्लासेस आप ऑनलाइन ले रहे हो किसी भी रीजन से। हाँ जी सर जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो अब सिलेबस में नहीं है? व्हीटस्टोन ब्रिज, यार एक बार मुझे देखना पड़ेगा। थर्ड चैप्टर में बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज ना। सर जो आपने इसके नोट्स भेजे थे ना उसमें था वो। नहीं यार थर्ड चैप्टर में है, इसके नोट्स में कैसे आ गया, किसी ने लिख दिया होगा। थर्ड चैप्टर में बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ इसमें ही। थर्ड चैप्टर में व्हीटस्टोन ब्रिज, वो देखेंगे कि है या नहीं। मेरे हिसाब से तो है वो, उसमें तो वो नहीं कटा अभी उसमें कुछ भी। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आपका बेटा चैप्टर सेकंड हो गया, और इसका जो है वो मुझे आप लोग टेस्ट दोगे संडे को। और मैंने पहले ही बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, कोशिश किया करो बेटा कि टेस्ट जो है ना वो आप लोग ऑफलाइन दो। टाइमिंग वेदांता में जो रहेगी वो है भाई 3 to 4 PM, और विजय पार्क में जो टाइमिंग रहेगी बेटा वो मेरे पास लिखी हुई है, मैं मैसेज कर दूंगा, 6 to 7 है शायद। ठीक है, और हाई तो रैंकर संडे को? में सैटरडे संडे को। ठीक है। ठीक है, तो 3-4 टाइमिंग्स हैं, उनमें आप लोग आके टेस्ट दे सकते हो। जिसको टाइमिंग का इश्यू होगा वो अलग से बता देगा, मैं ग्रुप पे एक टाइमिंग का मैसेज डाल दूंगा अभी, और जिसको कोई टाइमिंग का इश्यू है वो बता देगा। बट प्लीज कोशिश करो कि टेस्ट ऑफलाइन दो। ये सेकंड चैप्टर भी हम लोगों का रिवाइज हो गया बेटा। फर्स्ट मैंने रिवाइज कर दिया, रिवाइज का मतलब है जिसने नहीं किया उसके लिए बिल्कुल फ्रेश तरह से करा रहा हूँ मैं। रिवाइज ऐसे नहीं करा रहा कि खत्म करा दिया एक क्लास में, 2 क्लास में रिवीजन हो गई, है ना। और इसके बाद हम लोग जो है वो थर्ड चैप्टर पे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा। थर्ड चैप्टर जो है वो हम लोग करते हैं, और आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे। और इसके प्लीज अच्छे से प्रिपरेशन करो ताकि आप लोग अच्छा सा टेस्ट कर पाओ। ओके, और जिन बच्चों की ओके फीस सर। नहीं आई है बेटा उसे प्लीज फीस सबमिट करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर।